अक्सर ही हमारा राब्ता ऐसे लोगों से होता है जो किसी बीमारी से या किसी खामी के बोझ तले जी रहे होते हैं और हम इंसान उनके अंदर की खामियां ढूंढने में इतने मशरूफ हो जाते हैं ना कि शायद उनके अंदर की अच्छाई हम देख ही नहीं पाते। पर उन्हें भी इस जिंदगी में उस प्यार और रुतबे का हक है जो औरों को है। इसी थॉट के साथ एक बेहद प्यारी सी सीरीज नेटफ्लिक्स पर लॉन्च हुई जिसकी रेटिंग 8.7 आउट ऑफ 10 है और इसने बहुत ज्यादा प्रेज भी हासिल की। तो हम भला कैसे इग्नोर कर दें? आइए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पहला एपिसोड और हमें वो का प्यारा सा बचपन दिखाया जाता है जो कि शायद इतना भी प्यारा नहीं था। 5 सालों से उन्हें एक भी शब्द नहीं बोला था। उसके पिता परेशान होकर उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं जहाँ डॉक्टर उन्हें बताता है कि वो एक ऑटिस्टिक चाइल्ड है, इसलिए बात नहीं करती और लोगों के साथ नॉर्मली कनेक्ट करने में भी उसे परेशानी आती है। वो बस अपने ही ख्यालों की दुनिया में खुश रहती है। जब डॉक्टर और उसके पिता बातें कर रहे थे तब भी वो एक वेल के इमेजिनेशन में खोई हुई थी। वो को वेल बहुत ही प्यारी लगती है, इतनी कि उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स उसने पढ़ रखे थे और हर पल उसके बारे में ही सोचती थी। ये सब सुनकर वो के पिता दुखी हो जाते हैं। एक तो सिंगल पेरेंट होना और उस पर वो की ये बीमारी भी। अब जब वो और उसके पिता घर की तरफ वापस आ रहे थे तो उनका लैंडलॉर्ड उन्हें रास्ते में ही पकड़ लेता है और गुस्से में हाथापाई भी करता है। उसे ये गलतफहमी थी कि वो के पिता का चक्कर उसकी वाइफ से है, इसलिए वो के ख्याल रखने के बहाने उसकी वाइफ उनके घर में आती है। वो के पिता उसे समझाने की बहुत कोशिशें करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, पर वो एक नहीं सुनता। उसकी वाइफ भी बीच बचाव करने दौड़ती है, इससे वो लैंडलॉर्ड और भड़क जाता है। ये सब देख छोटी सी वो बेहद घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है क्रिमिनल लॉस के आर्टिकल कि अगर कोई आदमी किसी दूसरे को फिजिकली हर्ट करता है तो कोरियन लॉ के हिसाब से उसे 7 साल की सजा या 10,000 वोन का जुर्माना लगाया जाए। इससे सभी लोग खामोशी से उसे सुनने लगते हैं। उसके पापा दौड़कर उसके पास आते हैं और उसे बाहों में उठा लेते हैं क्योंकि आज इतने सालों बाद उनकी बेटी ने कुछ बोला और वो भी कोरियन क्रिमिनल लॉज। घर आकर वो उसे पूछते हैं कि उसने ये सब कहाँ से सीखा। वो बताती है कि उसने ये सब घर पर रखी क्रिमिनल लॉज की किताबें पढ़कर सीखा। उसके पिता भी एक लॉयर थे। वो हैरान थे कि इतनी मोटी मोटी किताबें उन्हें कैसे पढ़ ली, और वो भी ऑटिज्म के बावजूद। थोड़ी देर में लैंडलॉर्ड की वाइफ अपने हस्बैंड के बुरे बिहेवियर की वजह से उनसे पर्सनली माफी भी मांगती है, पर वो के पिता आज खुश है और बाकी चीजों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। 20 साल बाद का समय आता है। वो अब बड़ी हो गई है और लॉ के जिस एग्जाम को देने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं, उसने ऑटिज्म के बावजूद लॉ कॉलेज में सिर्फ टॉप ही नहीं किया बल्कि पूरे कोरिया की पहली ऑटिस्टिक अटॉर्नी है। लेकिन आज भी वेल्स की दीवानी है और हर चीज में वेल को ही इमेजिन करती है। अब वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। ऑफिस का पहला दिन था, इसलिए जाते हुए वो अपने पिता से मिलकर ब्रेकफास्ट करती है, पर उसके पिता वो के ऑफिस जाने से परेशान थे कि वो अब कैसे हैंडल करे। वो किसी तरह उन्हें समझाती है। उसके पिता फिर भी उसे समझाते जाते हैं कि ऑफिस में उसे वेल के बारे में बात नहीं करनी है और बहुत संभल कर रहना है। ऑफिस उसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाना होता है जो उसके लिए बहुत ही मुश्किल था। लोगों से घिरे होने की घबराहट दूर करने के लिए वो अपना फेवरेट वेल सॉन्ग सुनने लगती है और तभी खिड़की के बाहर उसकी इमेजिनेशन का वेल फ्लाई करता हुआ दिखता है जो कहीं न कहीं वो का ही सेल्फ पोर्ट्रेल है। अब जब वो अपने ऑफिस पहुंचती है तो सामने था रिवॉल्विंग गेट। उसके लिए ये एग्जाम टॉप करने से भी ज्यादा मुश्किल था। बार बार कोशिशों के बावजूद भी वो गेट क्रॉस नहीं कर पाती, लेकिन तभी वहाँ एक लड़का आता है जो उसकी मदद करता है। इसका नाम है ली जुन हो। ये भी उसी लॉ फर्म में काम करता है जहाँ वो ने ज्वाइन किया है, और न सिर्फ हेल्प करता है, वो उसे अटॉर्नी जोंग के ऑफिस तक खुशी खुशी पहुँचा आता है। सीनियर अटॉर्नी जोंग के सामने पहुंचकर वो अपना इंट्रोडक्शन देती है, जिसे देखकर जोंग बिल्कुल हैरान रह जाता है। रेफरेंस के लिए जोंग अपने ड्रॉयर में रखा उसका रिज्यूमे निकालता है जिसके ऊपर स्पेशल रिकमेंडेशन का एक नोट भी लगा हुआ था। अब जोंग रिज्यूमे पढ़ने लगता है, तभी वो उसे बीच में रोक कर बताती है कि उसके रिज्यूमे में तो 2 पेज थे जबकि इसमें सिर्फ पहला पेज है। उसके दूसरे पेज में उसके मेडिकल कंडीशन यानी ऑटिज्म की डिटेल्स है जो वो छुपाना नहीं चाहती। अब जोंग उसे कुछ और सवाल
पूछता है, जिसका वो बड़ा ही फनी सा जवाब देती है। ये देख वहाँ खड़ा मिनहो और सुयन हंसने लगते हैं। ये देख जुंग एम्बैरेसिंग फील करता है। उसका रेज्यूमे लेकर ऑफिस से बाहर निकल जाता है। मिनहो, सुयन और वो वहीं रुककर आपस में बातें करते हैं। सुयन उसकी कॉलेज की दोस्त है जो उसे कहती है कि उसे ऑफिस में ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। अटॉर्नी जुंग सीईओ के पास पहुंचकर कंप्लेन करता है कि उसने ऐसी लड़की को क्यों रेफर किया जिसे ऑटिस्टिक डिसऑर्डर का प्रॉब्लम है। सीईओ कहती है कि तुम्हें रिज्यूमे को ध्यान से देखना चाहिए था। खुद सीईओ ने ही सेकंड पेज को हटाया ताकि जुंग सिर्फ उसकी काबिलियत पे ध्यान दे, उसकी बीमारी पर नहीं। उसने लॉ कॉलेज में टॉप किया है। जुंग उसे कहता है कि किताबें पढ़कर या रट कर टॉप करना शायद उतना मुश्किल नहीं, मुश्किल होता है तो लोगों के साथ डील करना, और हमारे इस प्रोफेशन में बहुत जरूरी है कि अटॉर्नी कम्युनिकेट कर सके, मैनिपुलेट कर पाए, जज के सामने अपनी बातों को रख पाए। दोनों के ओपिनियन मैच नहीं होते और फाइनली उनके बीच में डील होती है कि जुंग उसे एक केस सॉल्व करने के लिए देगा, और अगर वो ये केस सॉल्व करती है तो ही काम कर सकती है, अदरवाइज शी हैज टू लीव। अटॉर्नी जुंग वू को अपने पास बुलाता है और उसे एक क्रिमिनल केस सौंपता है जिसमें 70 साल की एक बूढ़ी औरत जो अपने 80 साल के बुढ़े पति का ख्याल रखती है, उनके बीच किसी बात पर हाथापाई हो गई और गुस्से में उस औरत ने अपने पति के सर पर आयरन बॉक्स से मार दिया है, जिससे उसके अगेंस्ट क्रिमिनल केस फाइल है, अटेम्प्ट टू मर्डर का। केस से रिलेटेड फाइल्स और पिक्चर वगैरह देखते हुए वो आयरन बॉक्स के पिक्चर को अचानक ही एक वेल इमेजिन करने लगती है और जुंग के सामने ही वेल से रिलेटेड फैक्ट्स बड़बड़ाने लगती है। उसका ये करना जुंग को और इरिटेट करता है। वो उसे थोड़ी डांट भी लगाता है और कहता है कि ऑफिस में वो वेल के बजाय अपने काम पर फोकस रखे। वो उस फाइल को पूरे ध्यान से पढ़ने लगती है और बैकग्राउंड में हुए सारी घटनाओं को इमेजिन भी करती है, जहाँ वो बूढ़ा आदमी बिना मतलब ही अपने वाइफ पर गैर मर्दों से रिलेशन रखने का हर दिन इल्जाम लगाया करता था। और एक दिन फाइनली परेशान होकर उस औरत ने गुस्से में हाथ आए आयरन बॉक्स से उस पर अटैक कर दिया, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है और घबराहट में औरत ने खुद ही इमीडिएट एम्बुलेंस बुलाई। जुंग ये सब एक्सप्लेन करते हुए बताता है ये फॉर्म उस औरत का डिफेंडेंट और वो को उसी औरत के पास ले जाता है और ये बचपन की लैंडलॉर्ड की वाइफ थी। ये जानकर वो औरत बहुत खुश हो जाती है कि ये तो वही प्यारी बच्ची है वो जो तब बोल नहीं सकती थी पर आज एक अटॉर्नी है। सारे फैक्ट्स को देखकर और उस औरत से बात कर वो फाइनल आर्ग्यूमेंट की शीट जुंग को सबमिट करती है, जिसमें उसने नॉट गिल्टी प्लीड करने की बात लिखी थी। पर जुंग का मानना है कि चूंकि ये केस कमजोर है इसलिए औरत को गिल्टी प्लीड करना चाहिए, क्योंकि औरत को सजा जरूर मिलेगी तो फर्म का फोकस सजा कम करवाने पर ही होना चाहिए। लेकिन वो अब अपने आर्गुमेंट्स रखती है कि उस औरत का इंटेंशन कभी मर्डर का हो ही नहीं सकता था, क्योंकि उसका घर पति की पेंशन और किराए से चलता है और साथ ही साथ वो घर उसके पति के नाम पर है, इसलिए वो अगर मर्डर का प्लान करेगी तो उसे पता है कि उसे प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं मिलेगा, जो गलती कोई जानबूझकर नहीं करेगा। इसलिए इस केस को इंटेंट टू फिजिकल डैमेज के साथ प्रोसीड करना बेहतर होगा। ये सुनकर जुंग हैरान रह जाता है और वो समझ जाता है कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरीली टैलेंटेड है। पुरानी बातों के लिए वो सॉरी भी कहता है। वो हैरान होता है कि अपने आर्गुमेंट स्टेटमेंट में फैक्ट्स जो जिस तरीके से हाईलाइट किया था वो शायद अच्छे से अच्छे अटॉर्नी भी ना कर पाए। अब वो उसे हॉस्पिटल जाने को कहता है, जहाँ उसे औरत के पति की मेडिकल रिपोर्ट की एनालिसिस रीड करवानी थी। वो फिर उसी रिवॉल्विंग गेट के पास आकर खड़ी हो जाती है और बाहर जाने से कतरा रही होती है। तभी जुनहो यानी वही लड़का भी आ जाता है और उसे मदद करने के लिए कहता है, पर वो उसे बताती है कि वो यहाँ पर किसी का इंतजार कर रही है। जुनहो थोड़ी देर वेट करता है और फिर एक कॉल करता है, जो कॉल वो ही रिसीव करती है, यानी जुंग ने इन दोनों को हॉस्पिटल का काम करने को दिया था। डॉक्टर से मिलने पर इन्हें पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी चोट के लगने के बाद किसी तरह की ब्रेन की प्रॉब्लम से जूझ रहा है, जो फ्यूचर में बढ़ सकता है, पर ऊपर से देखने पर किसी तरह का कोई नुकसान दिखाई नहीं देता है। अब वो दोनों उस बूढ़े आदमी से मिलने जाते हैं, जहाँ उसकी वाइफ भी होती है। उसकी वाइफ बताती है कि ये वही प्यारी बच्ची ऊ है जो बोल नहीं पाती थी पर अब अटॉर्नी बन गई है। ये सुनते ही कि वो उसके पुराने किराएदार की बेटी है, वो आदमी गुस्से से पागल हो जाता है और गंदी गंदी गालियां देकर वो पर भी हाथ उठाता है। अब तीनों बाहर आकर बात करने लगते हैं, जहाँ वो बड़े ही प्यार से उस औरत से उसके एक्चुअल इंटेंशंस पूछती है और बातों के दौरान उसे समझ आता है कि वो औरत अपने पति को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। ये बस एक हादसा था जो गुस्से में हुआ। वो अपने पति से आज भी प्यार करती है। उनकी बातें सुनकर और सारे फैक्ट्स समझने के बाद जुंग सजेस्ट करता है कि उन्हें शायद जूरी ट्रायल के बारे में भी सोचना चाहिए।
चाहिए और इस ट्रायल के दौरान और भी अटॉर्नी उसके साथ होंगे, पर वो उनसे इस केस को अकेले ही लीड करने की परमिशन मांगती है, जो कि फाइनली जुंग भरोसा कर अलाउ कर देता है। ये बात शायद उसकी सहेली सुयन को थोड़ी बुरी लगती है, उन्हें इतने कम समय में अपने आप को प्रूव जो किया था। अब रात को ऑफिस खत्म होने के बाद वो जब बाहर निकलना चाहती है तो वापस से उसी गेट पर जाकर स्टक हो जाती है और सुयन आके उसकी मदद करती है और उसे स्टूपिड बोलकर चली जाती है। अब रात को वो अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलने रेस्टोरेंट पहुंचती है, वही कल के होने वाले जूरी ट्रायल की प्रैक्टिस भी करती है, पर पहले केस की घबराहट उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। अगली सुबह कोर्ट रूम में सारे हाजिर होते हैं और वो इतनी घबराई हुई थी कि उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहे थे, जिससे केस का इंट्रोडक्शन जुंग को ही देना पड़ता है। थोड़ी ही देर में वो की बेस्ट फ्रेंड और उसके डैड आ जाते हैं, इससे वो को थोड़ी हिम्मत मिलती है और वो फिर एक बार सबके सामने खड़ी होती है ओपनिंग स्टेटमेंट देने। वो अपना इंट्रोडक्शन देती है, बताती है कि उसे ऑटिज्म है, उसे इसकी सिंपैथी नहीं चाहिए, बल्कि हो सकता है उसके बात करने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, पर वो भी वही इमोशंस फील करती है जो कोर्ट में बैठे सभी। और खास बात ये कि वो लॉ को बहुत पसंद करती है, प्यार करती है और फिर केस का एक एक डिटेल्स बड़ी ही बारीकी से पेश करती है, जो काबिले तारीफ था। अब दूसरी तरफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर उस औरत को बुलाता है, लेकिन वो भोली सी औरत कुछ बताने की बजाय रोने लगती है और केस की हियरिंग ठीक से हो नहीं पाती। अब अटॉर्नी जुंग उस बूढ़े आदमी को बुलाने की एडवाइस देते हैं ताकि वो वू को भी फेस करे और गुस्सा करे। अगले दिन ठीक वैसे ही उस आदमी को कोर्ट में पेश किया जाता है। पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही वो आदमी वू को देखता है वो अपने आपे से बाहर हो जाता है, चिल्लाते हुए उस पर हाथ उठाने आता है और उसे जुंग का आइडिया काम कर जाता है। जज और बाकी सब उसके वायलेंट बिहेवियर से वाकिफ हो जाते हैं। इसका मतलब साफ है कि उसकी वाइफ ने उसके इसी आदत की वजह से उस पर हाथ उठाया होगा और इससे केस और जूरी का रुख सीधे वू के हक में जाता है। लेकिन हॉस्पिटल ले जाते वक्त उस बूढ़े आदमी की रास्ते में ही मौत हो गई। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर इस केस को सीधे मर्डर का केस बनाकर वापस रिप्रेजेंट करता है। ये वू की फर्म के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था, इसलिए देर रात वो अपनी कलीग जूनो के साथ केस के बारे में डिस्कस कर रही थी। उसे परेशान देखकर जूनो वेल्स के बारे में बात शुरू करता है, इससे वो का माइंड रिलैक्स हो जाता है और कंसंट्रेट करके एक और फैक्ट निकालती है कि चोट लगने से पहले भी उसे लगातार सिर दर्द रहा करता था। अगले दिन डॉक्टर का बयान लेते हुए वो कोर्ट रूम में ये साबित करती है कि हो न हो उस बूढ़े को सिर में कोई अंदरूनी प्रॉब्लम थी, जो कि उसके पुराने रिपोर्ट में साफ है, और आयरन बॉक्स से कोई सीरियस डैमेज होने की कोई बात रिपोर्ट पे नहीं, यानी चोट लगने से पहले ही वो बेहोश हो गया था। इस फैक्चुअल आर्गुमेंट से ऊ का केस मर्डर केस से तो फिजिकल डैमेज में बदल जाता और ज्यूरी का फाइनल डिसीजन ऊ के और उस औरत के हक में आता है। वो औरत बहुत इमोशनल हो जाती है और तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए वू को गले लगाती है। वो अपने तरफ से बहुत कोशिश करती है कि उसे गले लगाने की, पर अपने ऑटिज्म की वजह से उसे गले नहीं लगा पाती। हर तरफ ही खुशी का माहौल बन गया था। इस जीत से कंपनी की सीईओ वू को कांग्रेचुलेट करने उसके घर जाती है, लेकिन वहाँ उसके पिता और उसकी सीईओ को हम देखते हैं कि एक दूसरे को जानी पहचानी नजरों से देखते हुए, यानी कोई पुराना राज जल्द ही उजागर होगा। तो कहीं मत जाइएगा हमारे चैनल से, हम और आप तब तक जरूर देखेंगे सीरीज की अगली कड़ी। तब तक के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल और हाँ, कुछ मिनट निकाल कर प्लीज लाइक एंड कमेंट बिलो। आपके लिए ये कुछ मिनट्स ही हमारा हौसला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।